तो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देख लिया था, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना सीख लिया था, ठीक है ना। होती क्या है ये अंतर पता है आपको, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। हमने देखा कि कोई साइनसोइडल एसी है इस तरह से, तो इसका एवरेज तो जीरो आता है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि करंट जीरो फ्लो किया है, तो उसके लिए आरएमएस वैल्यू डिफाइन की गई थी कि आरएमएस वैल्यू क्यों ली गई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है इसका फिजिकल मीनिंग आप समझो, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच जनरेट्स सेम अमाउंट ऑफ हीट इन एनी रेजिस्टेंस। क्या समझे, क्या कह रहा हूँ कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आपसे कहे कि 20 वोल्ट के एसी सोर्स से जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है, 20 वोल्ट के एसी सोर्स से जोड़ा गया है, इसका 20 वोल्ट के एसी सोर्स से जोड़ा गया किसी चीज़ को, इसका मतलब ये है कि जो 20 वोल्ट का एसी सोर्स जो है, ये जो एसी सोर्स है 20 वोल्ट का, ये किसी रेजिस्टेंस के अंदर जितनी हीट जनरेट करेगा ये एसी फ्लो करवाने पे, उतनी ही हीट इसी रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट की बैटरी को ऐड कर दे तो जनरेट होने वाली है। अरे समझे क्या, वो वैल्यू है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आपने 20 वोल्ट का एसी सोर्स लगा दो या 20 वोल्ट की डीसी लगा दो, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी एसी सोर्स इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच जनरेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। क्योंकि सबसे मेन यूज़ हम क्या करते हैं करंट का, हीट की फॉर्म में तो यूज करते हैं हम, खाना बनाने में, बल्ब जलाने में, हीटिंग की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ही तो है सारे के सारे, ठीक है। ये है, उसके अलावा जो इफेक्ट है वो क्या है, या तो एनर्जी स्टोर करने में करते हैं या उनमें करते हैं, वो सब भी इसी से हो जाता है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं, एनालॉग एसी। एनालॉग एसी सोर्स इन सर्किट्स। एनालॉग और डिजिटल दो वर्ड होते हैं, डिजिटल जो 0 और 1 बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उनके लिए डिफाइन किया जाता है वर्ड। जो स्क्वायर एसी था उसका नाम क्या था, डिजिटल एसी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें या तो है या नहीं है, या तो है या -1 है ना, तो वो डिजिटल फॉर्म में काम करती है। डिजिटल घड़ियाँ होती हैं, जैसे कि डिजिटल घड़ियों में क्या होता है, 2 बजे हुए हैं, अब 2 के बाद 3 बजेंगे तो 2 से 3 बजते हुए दिखेंगे नहीं, 1 घंटे तक 2 ही रहेंगे, 2 के बाद 3 अचानक से आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल बोलते हैं। और एनालॉग घड़ी में क्या होगा, रेगुलर टाइम चेंज होता जा रहा है, घड़ी चलती जा रही है, ऐसे 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 चलती जा रही है, आपको दिख रहा है होता हुआ, वो होता है एनालॉग, ठीक है। तो ये एनालॉग एसी की बात करते हैं और हमारे सिलेबस में यही है, यही हमें पढ़नी है। एनालॉग एसी जो इस तरह से वाली है, ये है एनालॉग एसी, ठीक है। ये वोल्टेज इधर ले रहे हैं मान लीजिए अपन, तो ये इसकी पीक वैल्यू, वोल्टेज या करंट कोई सी भी एक दिखा दीजिए, काम बन जाएगा, वैसे ग्राफ होगा दोनों का, ठीक है। ये टोटल टाइम पीरियड हो गया, T/2 हो गया, ये इधर टाइम लेते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, V = V0 sin ωt प्लस थीटा। अरे साइनसोइडल ही तो है, तो ये इसकी इक्वेशन होती है, इसी को पढ़ना है हमें। V0 क्या होता है, इसकी पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू दिख रही है, ये वाली पीक वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है V0। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और थीटा क्या होता है, इनिशियल फेज होता है, थीटा होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज जानते हो ना आप, शुरुआत में क्या था पोजीशन उसकी, तो वो होती है इनिशियल फेज थीटा। तो ये सब इसमें ये ध्यान रखोगे, दी हुई क्या है हमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है या फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओमेगा क्या रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ, 2π/T या 2π/f कह दो या न्यू कह दो, जो भी आप फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। नोट कर दीजिए इसको फटाफट।
और फिर इसमें लिखिए कि इन सर्किट्स there are other ways to represent AC source. In circuits there are other ways to represent AC source. लिखिए आगे, in solving of circuit in solving of circuit we always need peak value. We always need peak value and initial phase. We always need peak value and initial phase. Omega is not used we always need peak value. क्या लिखा आपने? ओमेगा इज नॉट यूज्ड, ये लिख दिया, ओमेगा इज नॉट यूज्ड मच इन कैलकुलेशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है इसके लिए. तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है हमें? या तो पीक वैल्यू पता हो या आगे चल के हम देखेंगे ओमेगा को कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होने वाला है. हमें पीक वैल्यू मिल गई और थीटा मिल गया तो काम हो गया. जैसे कोई इक्वेशन लिख के दिया आपको कि v इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री. तो आपने कहा कि ये इतना सारा लिख के देने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा लिख के दीजिए ये 5,37 डिग्री, तो आप समझ जाओगे. अरे कम्युनिकेशन का वे है, आपको हमें बताना है, आपको सीखना है. तो 2 वे कम्युनिकेशन होना है कि पता है कि 5,37 लिखा हुआ, इसका मतलब 5 क्या है? पीक वैल्यू, और 37 क्या है? इनिशियल फेज है. तो इसको लिखने के 3-4 तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके. लिखिए, नंबर 1 ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में सीधा लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा? V0, थीटा. बस ऐसा लिखा मिलेगा आपको, जैसे कि लिखा हुआ था V0, थीटा. तो आप समझ जाओगे. दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है? ऐसा लिखा मिलेगा v इक्वल्स टू V0 e की पावर आइटा थीटा, ऐसा लिखा मिलेगा. तो आप क्या समझ जाओगे? V0 क्या है? पीक वैल्यू, और थीटा क्या है? इनिशियल फेज. अरे कुछ भी ऐसा लिखा देगा वो आपको, जैसे 50 e पावर आइटा π/3, तो समझ जाओगे कि 50 तो क्या उसकी पीक वैल्यू है और π/3 क्या है? इनिशियल फेज है. ठीक है, इनिशियल फेज है. जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? इनिशियल फेज है, और मैग्नीट्यूड क्या है? पीक वैल्यू है उसकी. ठीक है. थर्ड लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं? V0 cos थीटा प्लस आइटा V0 साइन थीटा. अरे ऐसे लिखते हैं V0 cos थीटा प्लस आइटा V0 साइन थीटा. ये भी वही चीज़ है. मॉडुलस क्या बताएगा? पीक वैल्यू, और आर्गुमेंट इनिशियल फेज बताएगा. अरे पता है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात. नेक्स्ट लिखिए. नहीं पता? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं होगे अभी आप, हैं?
अच्छा, मैं तभी देखूँ तुम्हारे चेहरे पे ऐसे फीलिंग आ रही है कि नहीं पता। तो फिर इतना ध्यान रख लीजिए कि इस तरह ये एक रिप्रेजेंटेशन का वे है, अभी आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन वे है, पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको समझ आ जाएगी बात, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई, मैं एक इंट्रोडक्टरी लिखवा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। इसको बस जस्ट एक आप नोटिस के रूप में लीजिए कि कुछ ऐसा है, फिर पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा आपको। पढ़ी तो होनी चाहिए यार, थोड़ा मेरी हेल्प हो जाती यहाँ। नेक्स्ट लिखिए फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में क्या है, फोटो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। फेजर डायग्राम उसमें कैसे, इस तरह से कुछ ग्राफिकल टाइप का रिप्रेजेंट दिया जाता है। उसका पीक वैल्यू जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया किसी ग्राफ से, ये उसकी पीक वैल्यू वी नॉट, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हम वैसे। और इसका यहाँ से क्या दिखा देते हैं, एंगल दिखा देते हैं, कितना, थीटा। तो आपको वी नॉट थीटा ऐसे मिल गया। अब आपको ऐसे दे दे, ये ग्राफ दे दे, तो आप समझ जाओगे ये तो पीक यहाँ लिखा है 50 और यहाँ लिखा है π/3, तो आप समझ जाओगे ये क्या है 50 और π/3, ये इनिशियल फेज है और वो क्या है, पीक वैल्यू है। ऐसे ये लिखा मिल जाए या ऐसी फॉर्म में लिखा मिल जाए तो भी आप समझ जाओगे कि ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, आर्गूमेंट है, पीक वैल्यू है, सॉरी इनिशियल फेज है, ये पीक वैल्यू है। यहाँ ये पीक वैल्यू है मतलब, और थीटा क्या है, इनिशियल फेज है। ऐसा लिखा मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर के रूप में इसी तरीके से आपको लिखी हुई मिलेगी। कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। हेडिंग डाल दो, एडिशन ऑफ साइनसोइडल फंक्शन ऑफ, एडिशन ऑफ साइनसोइडल फंक्शन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, एडिशन ऑफ साइनसोइडल फंक्शन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। किसी ने कहा कि ऐड करके बताओ, दो चीज़ें ऐड कर करके बताओ कि आप साइनसोइडल फंक्शंस दिए हुए हैं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस θ1 एंड किसको, a2 एंड क्या प्लस ही लगा देता हूँ, चलो ऐड कर दीजिए, a2 साइन ओमेगा टी प्लस θ2। सेम फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको दोनों की, दोनों फंक्शन की, दोनों साइनसोइडल फंक्शन है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी। जोड़िए इनको, ऐड करके बताइए मेरे को। पेन चलाओ थोड़ा, क्या आता है निकल करके। अरे खोलिए, कुछ भी नहीं पता कैसे जोड़ें तो क्या करोगे, ब्रैकेट्स को खोलोगे ना, करिए। क्या आया, a1 कोस θ1 प्लस a2 कोस θ2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a1 साइन θ1 प्लस a2 साइन θ2 इंटू कोस ओमेगा टी। ये आया सबका, आ गया। अब इस फर्स्ट ब्रैकेट को मैं पूरे को ये बोल दूं
और इस सेकंड ब्रैकेट को पूरे को मैं क्या बोल दूं, बी बोल दूं। ठीक है, तो क्या आया, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी क्या, कोस ओमेगा टी। ऐसा लिख सकता हूँ, ए और बी बोल दिया तो ए के नीचे लिख दिया मैंने रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, किया होगा ना ये तो आपने, बी के नीचे भी क्या लिख दिया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरे के बाहर क्या लिख दिया, ऊपर रूट ऑफ, अरे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको क्या मान लिया पूरे को, अरे इसको क्या मान लिया, कोस अल्फा, बिल्कुल ठीक बोलिए, कोई बोल रही पीछे, इसको क्या मान लिया, साइन अल्फा। अरे ध्यान है ना, ही तो मैथ्स में किया होगा ना 16 से। तो क्या बना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया कोस अल्फा साइन ओमेगा टी कोस अल्फा प्लस कोस ओमेगा टी साइन अल्फा, तो क्या बन गया, साइन प्लस अल्फा। अरे बन गया कि नहीं, ये सब टर्म बन गई है। लिख दीजिए इसको, इतना फटाफट लिखो। कर लिया नोट। अब इसका सॉल्यूशन क्या आया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, रखिए वैल्यू वापिस जिनको ए और बी माना था, और बताइए क्या है, करो करो, ये रखिए ए की जगह और बी की जगह ये रखिए, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, पता होगा वैसे तो अब तुम्हें, क्या आएगी, हाँ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 डेल्टा थीटा का रूट, अरे रूट ही ना, डेल्टा थीटा क्या, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये आता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, क्या चीज़ निकल करके आई है, ये वेक्टर सम है, ये वेक्टर सम है A1 A2 का, दिख रहा है आपको। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ऐसे कोई फंक्शन हमारे पास में आएंगे, साइनसोइडल फंक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखेंगे सेम फ्रीक्वेंसी फंक्शंस आएंगे, जैसे ये है, तो हम इतने सारे मैथमेटिक्स करने के बजाय क्या कर लें, सीधा सीधा हम A1 पता है और थीटा 1 पता है, और A2 पता है और थीटा 2 पता है, तो क्या कर देंगे, उनका वेक्टर सम कर देंगे हम डायरेक्टली। सर अब ये इतनी कहानी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सॉल्यूशन यही आने वाला है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही आने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर ही है, पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो जैसे आपने कहा कि सर ये है, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये ले लिया मैंने क्या, A1 कितने एंगल पे, दूसरा क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया A2 सर कितने एंगल पे, और दोनों को जोड़ करके क्या बना सर, क्या बना बे, अरे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, आर, कुछ भी रिजल्टेंट आया इनका, जो आर आया वो, और कितने एंगल पे आया वो, अल्फा एंगल पे, अल्फा वही है ये वाला साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ये आर क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अरे समझ गए,
ऐसे कर लेंगे, नोट कर दो इसको। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, वही आर हो जाएगा। अल्फा अल्फा है ही। अब यही चीज़, ये तो दो तो हमने जोड़ दिए, मैथ्स कर ली, 3 4 5 फंक्शन होते तो जान निकल जाती ना जोड़ने में, इनको खोल के। इससे बहुत इजी हो जाएगा। अभी करते हैं हम सवाल। जोड़िए एक फंक्शन 5 sin ओमेगा टी प्लस 53 प्लस 6√2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 प्लस 10 कोस ओमेगा टी। इन सबको ऐड कीजिए। कैसे करोगे? सेम फ्रीक्वेंसी फंक्शंस हैं। अरे ये सवाल मैथ्स में भी आ सकता है। ओमेगा टी की जगह एक्स लिख देगा वो, मैथ्स में भी आ सकता है ये सवाल तुम्हारे। कहेगा कि एक्स लिख दे और कहेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वैल्यू ही तो निकलेगी। क्या करेंगे? अरे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे कैसे बताइए मेरे को। पीक वैल्यू कितनी है? 5। कितने डिग्री पे? 53 डिग्री पे। प्लस कितना? 6√2 45 पे। प्लस कितना? 10 कोस। कोस कुछ नहीं होता, साइनसॉइडल फंक्शन है सारे, साइन में जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो साइनसॉइडल में क्या करूं? साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अरे π/2 तो फेज कितनी हो गई? π/2 नहीं हो गई क्या? अरे π/2 की हो गई ना फेज। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। इनको सबको जोड़ दीजिए। क्या मिलेगा जोड़ने पे? कंपोनेंट्स करिए इनके। इधर का कंपोनेंट बोलो 5 cos 53 का, ये वाला कितना आएगा? अरे cos 53 की वैल्यू ये 3 आएगा, ये वाला 4 आ जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा, ये वाला 6 आ जाएगा, तभी तो 6√2 है। ये वाला 10 है ही। अब इनका सबका रिजल्टेंट बना दीजिए। क्या बनेगा बताइए मेरे को। क्या निकल के आ गया हमारे पास में? क्या बन जाएगा रिजल्टेंट इन सब का? अरे बोलो कितना आया? ये 6 और 4 कितना हो गया? 10 और 10 20। तो आप कहोगे सर इधर तो हो गया है 20, और इधर बोलो 3 + 6 कितना? 9। इन दोनों का नेट नेट होगा, वही तो रिजल्टेंट होगा। अरे ये तो होगा। कितने डिग्री पे आएगा? अल्फा पे। तो 10 अल्फा की वैल्यू 20/9। तो अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 20/9। मैग्नीट्यूड बोलो इसका। तो 20 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आया? √481 आ गया। अरे हो गया सोल्व। देखो जल्दी सोल्व हो जाएगा तुरंत। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर क्या लिखोगे इक्वेशन का? इसका पूरे का सॉल्यूशन क्या होगा? साइन की फॉर्म में फंक्शन है ना, तो क्या सॉल्यूशन होगा फाइनल?
फाइनल लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन, रूट 481 साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, एल्फा टेन इनवर्स 20/9, ये हो जाएगा। समझ गए बात को? इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इजी है, लेकिन शर्त ये फ्रीक्वेंसी सबकी सेम होनी चाहिए, नहीं तो वैसे सॉल्व करना पड़ेगा फिर। एक और कर दीजिए। ये लिखा हुआ है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 57, या इसको 127 कर लीजिए एक बार, 127, ठीक है। ये लिखा हुआ है प्लस 10 साइन ओमेगा टी प्लस 53 प्लस 5 कोस ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। इसको कर दीजिए फटाफट, करो करो फटाफट। कितना आया? वैसे बता दो रूट वूट में। बस मैच हो जाए सबका। स्क्वायर में ही, स्क्वायर और रूट में बता दीजिए, रूट के अंदर क्या आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में बता दीजिए। 28 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट आ रहा है, यही आ रहा है। बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है। और एंगल कितना आ रहा है? एंगल निकाल ही लोगे अब। एक सही है तो दूसरा अपने आप ही सही है फिर, ठीक है। एक सही है तो दूसरा अपने आप ही सही है। तो क्या है आंसर? इधर इधर क्या क्या तोड़ा ब्रैकेट्स में आपने? क्या क्या गिवन आपको? 20 दिख रहा है 127 पे, 127 पे, 127 पे, 127 कहाँ? इधर। ये है 20, 127 पे, ठीक है। ये दिख ही रहा है आपको, प्लस कर दोगे 10 53 पे, प्लस कर दोगे 5 कोस, तो 9 कितना हो जाएगा ये? 90 प्लस 37 हो जाएगा। तो 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना? 127, ये हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व कर लोगे कंपोनेंट्स को, ठीक है। आपका एक्स में जो मिले वो और वाई में मिले वो, तो और अल्फा आ जाएगा 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और वो वाई में मिले, एक्स में मिले, उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कर दोगे, रिजल्टेंट आ गया आपका। ठीक बात है, ठीक बात है। अगला हेडिंग डाल दीजिए या लिखिए कुछ इसमें कि आगे से
आगे से सर्किट में करंट और वोल्टेज को, सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों को फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, करंट वोल्टेज दोनों को हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आगे से एक नोट लिखिए इसी में। सर्किट सॉल्विंग में इनिशियल फेज काम का है। सर्किट सॉल्विंग में इनिशियल फेज काम का है। बट जो सप्लाई दी जाती है, और सर्किट सॉल्विंग इनिशियल फेज चाहिए हमें थीटा, बट जो सप्लाई दी जाती है उसमें वो हमें इनिशियल फेज नहीं बताता, उसमें वो हमें इनिशियल फेज नहीं बताता। क्योंकि उसको क्या पता कि तुम सर्किट कब से देखना स्टार्ट कर रहे हो। अरे हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है V=V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हमें इनिशियल फेज के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हमारे घरों में सप्लाई जो आ रही है वो यूँ आ रही है, ऐसी। अब वो तो ऐसी आ रही है, तो अब क्या पता कि आपने कब से देखना स्टार्ट किया है। अरे ये शुरुआत कुछ नहीं होती इसमें, ऐसी सप्लाई आ रही है। जो पावर हाउस जब बना था तब बताएगा थोड़ी कि मैं स्टार्ट हुआ था तब इनिशियल फेज इतनी से स्टार्ट हुआ था, आज से 200 साल पहले। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो वो बताएगा नहीं। तो इनिशियल फेज क्या, जब से आपने देखना स्टार्ट किया, यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो ये इनिशियल फेज है, यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो जीरो इनिशियल फेज, यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो नेगेटिव है। अरे समझ रहे हो बात को? जब से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज दी नहीं जाएगी आपको, वो तो आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब की चीज़ है। जो लिख कर के आएगा पावर हाउस की तरफ से लिख कर के आएगा, वो क्या लिख के आएगा, हमें पीक वैल्यू लिख कर के आएगा और फ्रीक्वेंसी लिख के देगा कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे इतनी पीक वैल्यू पे है। ठीक है, या ऐसी वैल्यू है। तो लिखिए इसको कि इट इज ऑलवेज गिवन इन एनी सप्लाई VRMS and frequency, VRMS and frequency। तो क्या दिया जाएगा हमें हमेशा, एक तो VRMS देगा और एक F ऐसे ब्रैकेट में लिख कर। बल्ब पे लिखा आता है, यही लिखा आता है, ये मतलब AC सोर्स पे लिखा आएगा, वो ऐसा ही लिखा आएगा कि VRMS इतना। जैसे हमारे इंडिया के लिए कितना होता है, इंडिया के लिए लिखा आएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये लिखा आता है। देखा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कि 220 वोल्ट, उसकी VRMS वैल्यू कुछ नहीं कहा हो तो कौन सी वैल्यू होती है, वो VRMS वैल्यू होती है। 220 वोल्ट उसकी VRMS वैल्यू और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अरे 50 हर्ट्ज का मतलब 50 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं पूरे पूरे, ऐसे 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 फ्लक्चुएट कर रही है करंट। ठीक है, कितनी बार डायरेक्शन बदल देगी, एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन बदल देगी, 100 बार। अरे एक साइकिल में 2 बार,
अरे है कि नहीं? तो 220 वोल्ट 50 है, अमेरिका में कुछ अलग है, वहाँ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज ऐसे कुछ अलग होती है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग होती है। तो हमारे यहाँ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई रहती है। ये क्यों? इनिशियल फेज के बारे में हमें कोई सूचना नहीं रहेगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या लिखेंगे हम कि V इक्वस टू V0 कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ? अरे ये तो VRMS है ना, तो VRMS इक्वस टू V0 बाई √2 होता है, तो V0 √2 टाइम्स इसका हो जाएगा ना, तो 200 √2 साइन ओमेगा कितना 2 पाई f 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई f तो 100 पाई टी प्लस क्या थीटा, हमें थीटा नहीं मालूम है, समझ गए बात को? इस तरह से ये फॉर्म लिखी जाएगी, लिख दीजिए इनको। थीटा जब हम सवाल में शुरू करेंगे तब होगा जो भी होगा, ठीक है? हैं क्या लिखा है मैंने? तो 220 आएगा ही, 20 है। लिखिए अब आगे, इफ विदाउट टेलिंग whether it is peak value or RMS value, the value of current and voltage is given, if without telling whether it is peak value or RMS value, the value of current and voltage is given, कुछ नहीं बता रखा आपको, करंट और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या होगी? RMS वैल्यू ही होगी। तो ये कुछ नहीं बताया तो RMS होगी, है ना? तो ये RMS वैल्यू ही होगी। जैसे उसने कहा कि AC सोर्स ऑफ 50 वोल्ट, इसका क्या मतलब है? AC सोर्स ऑफ 50 वोल्ट, इसका क्या मतलब है? पीक वैल्यू कितनी है? V0। अरे 50 √2, वो कुछ नहीं बोले, वो कहेगा AC सोर्स ऑफ 50 वोल्ट। आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा है वो? RMS की। वो कहेगा AC सोर्स ऑफ 5 एम्पियर। तो आप क्या समझ गए? करंट की IRMS वैल्यू दे रखी है, और IRMS दे रखी है तो आप I0 लिखोगे तो क्या होगी? 5 √2। अरे है कि नहीं? इस तरह से देगा वो, आप लिख करके लिखो, फाइंड करंट इन सर्किट। अरे ऐसे भी तो दे सकता है कि फाइंड करंट इन सर्किट, वो कहेगा AC सोर्स ऑफ 3 एम्पियर है। अब बताओ फाइंड करंट इन सर्किट कितनी होगी? तो इसका मतलब क्या है? अरे ये तो हम समझ गए, ये कौन सी वैल्यू है? IRMS वैल्यू है, लेकिन ऑप्शन बना दिए उसने कि कुछ ये ऑप्शन है 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे कुछ ऑप्शंस बनाए और कहे कि फाइंड करंट इन सर्किट। तो इसका क्या मतलब समझोगे आप? क्या निकालनी है आपको सर्किट में? RMS वैल्यू निकाल के देनी है। डाटा रहेगा ऊपर, रेजिस्टेंस इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो आपको निकाल के क्या देनी है? फिर RMS वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए, ठीक है? अरे इससे कनेक्ट मत कीजिए इसको, ये तो अलग है। मैं कह रहा हूँ कि उसने कहा कि फाइंड करंट इन सर्किट, कोई भी सर्किट के बारे में डिटेल्स दे रखी है और 4 ऑप्शन बना दिए, तो आप कौन सा उत्तर निकालने वाले हो? क्या कैलकुलेट करोगे?
आरएमएस कैलकुलेट करनी है आपको, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आरएमएस वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसमें, कुछ नहीं बोले तो आरएमएस। हेडिंग डाल दो माई फास्ट सर्किट, माई फास्ट सर्किट। वहाँ भी था ना डीसी में भी माई फास्ट सर्किट, वही वाला क्या था, एक रेजिस्टेंस था और उसके क्या जोड़ा हुआ था, वोल्टेज सोर्स था ना, यहाँ ये जोड़ दिया है V इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। निकालिए करंट, निकालिए, वही चीज़ है, बताइए कैसे निकलेगी करंट। अरे करंट के लिए क्या करेंगे, लूप लो लगाइए। लूप लो क्या कहता है कि माना किस इंस्टेंट पे करंट आई है तो आई आर इक्वस टू, आई कौन सी वैल्यू, आई आर एम एस, आई आर इक्वस टू ये टोटल वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे यही तो करने वाले हो बे। तो आई इक्वस टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और ये वी नॉट बाई आर क्या दिख रहा है आपको। अब यदि वोल्टेज साइनसोइडल थी तो करंट भी क्या है, साइनसोइडल ही आएगी। और साइनसोइडल है तो ये क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास में, ये भी साइनसोइडल ही है। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, वी नॉट में आर का डिवाइड कर दिया आपने तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गई। ये तो पीक वैल्यू कहलाएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल है। तो लिख दीजिए इन दिस केस current is also sinusoidal, current is also sinusoidal with same phase as voltage, with same phase as voltage। अरे सेम फेज में है ना। एंड इट्स पीक वैल्यू इज आई नॉट इक्व टू वी नॉट बाई आर, लिख ही दिया होगा आपने, या फिर से लिख दो। फेजर में रिप्रेजेंट कर दीजिए, कहा था ना हमने करंट को, वोल्टेज को, सबको फेजर में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा बनेगा फेजर, ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, वोल्टेज को। तो करंट को कहाँ रिप्रेजेंट करूँ बताओ। करंट और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस है क्या कुछ, ओमेगा टी प्लस थीटा इसकी, ओमेगा टी प्लस थीटा इसके, सेम पेज में है दोनों। सेम पेज में मतलब करंट भी यही मिलेगी। मैंने आई नॉट थोड़ा छोटा ये मानते हुए दिखा दिया कि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ एक से बड़ा ही होगा, एक से छोटा होगा तो आई नॉट बड़ा हो जाएगा। फिर समझ गए बात को। ये कितने पे, ये एंगल कितना, थीटा है ना, थीटा सेम एंगल पे है सब। कैसे भी दिखा देंगे हम, टोटल भी दिखा देते हैं, ओमेगा टी प्लस थीटा भी, वो तो साथ रहेंगे, मतलब दोनों फेजर में घूमते हुए साथ दिखेंगे आपको। ये है। अब आपने कहा कि सर यहीं से नोटिस करना स्टार्ट किया तो पूरा लिखिए, तो पूरा कहेंगे ओमेगा टी प्लस थीटा, तो भी तो ये ओमेगा टी प्लस थीटा भी हो सकता है, तो थीटा दिखा रखा है। ठीक है, ये है, फेज सेम रहने वाली है। हमें इन दो से मतलब है कि दोनों साथ हैं कि कैसे हैं। ये थीटा भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। इसको यूं ही लिख लो बस, जस्ट हमें तो ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए।
नेक्स्ट लिखिए, कैपेसिटर आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके? फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई तरीका तो वही है, v इक्वस टू कितना अप्लाई किया हुआ है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। किसी इंस्टेंट पे कुछ करंट वरंट होगी। अब इसमें करंट का एरो नहीं दिखाते क्योंकि करंट ऐसे भी जा रही है ऐसे भी जा रही है, दोनों तरफ जा रही है ना, तो एरो नहीं दिखाते हैं। इधर मानो किसी स्टैंड पे क्यू है चार्ज, तो यहाँ कितना है, माइनस क्यू है। ऐसा ही तो होता है कैपेसिटर में। इसकी कैपेसिटेंस है सी, तो क्या लिखूँ, इक्वेशन लूप लॉ से, क्यू बाई सी इक्वस टू, क्यू बाई सी इक्वस टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो क्यू इक्वस टू क्या आ गया भैया, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आ गया कि नहीं? क्या करूं, क्या निकालना है, करंट निकालना है जैसे तैसे करके। तो करंट के लिए क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएशन कर दूं इसका। डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो आई इक्वस टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वी नॉट तो बाहर आ जाएगा, साइन का क्या हो गया, कोस हो गया। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हो गया क्या, और इनटू ओमेगा, जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन वापस लगा दिया। अब हमें तो कोस में नहीं चाहिए, साइन में चाहिए, सब कुछ साइनसॉइडल है हमारे, तो कंपेयर भी उसी से करेंगे। तो आई इक्वस टू क्या हो जाएगा बताइए, सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई बाई टू। अरे बोलो, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। ये आ गया हमारे पास में, तो ये आ गया। तो ये सारी चीज़ क्या है, आई नॉट है, इसका मतलब पीक वैल्यू है। तो हम लिखेंगे आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई बाई टू। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आपको क्या दिख रहा है कि करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितने का इस बार, पाई बाई टू। करंट जो है वो इससे, देखो ये है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई बाई टू। तो पाई बाई टू से करंट क्या हो चुकी है आगे, करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू, यूँ कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं वोल्टेज लेग्स करंट बाई पाई बाई टू। एक ही तो बात है। अरे राम श्याम के आगे चल रहा है या श्याम राम के पीछे चल रहा है, दो बात है क्या, एक ही बात है, ठीक है ना। ये है, तो इसका ये जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ये कैसे लिख दूँ, आई नॉट इक्वस टू सी वी नॉट ओमेगा। तो नहीं होता, वी नॉट में कुछ भाग लगता है तो करंट आती है, तो कुछ डिवाइड होती है कोई चीज़, वो क्या होती है, करंट होती है। तो वी नॉट में कुछ डिवाइड करूँ तो डिवाइड जैसा बनाऊँ इसको, क्या लिख दूँ, अरे 1 ओमेगा सी लिख दूँ और क्या लिख दूँ, ये लिखा या ये लिखा है की तो बात है। तो वी नॉट में किसी का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं किसका करते हैं डिवाइड, रेजिस्टेंस का। अब इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस जैसा कुछ इम्पैक्ट तो आ रहा है, निश्चित रूप से दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस जैसा इम्पैक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट क्या होगा इसका, ओम ही होगा। अरे वी नॉट बाई आई, वी नॉट बाई आई तो बनेगा ये, तो ओम ही बनेगी यूनिट। तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर वाले सर्किट में है तो क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। समझ गए बात को, ये आई नॉट की वैल्यू हो गई। तो जो एक्स सी मेरे पास निकल के आया वो कितना आया, 1 ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी। तो एक्स सी और ओमेगा में ग्राफ खींचूँ तो कैसा आएगा बे, ऐसा, अरे ऐसा ही आएगा। सी कांस्टेंट है कैपेसिटर, ठीक है। अब इसको भी आगे देखेंगे, अलग अलग उल्टा पुल्टा बनाते हैं ग्राफ को, लेकिन अभी तो बना लीजिए आप ऐसा। फेजर डायग्राम क्या कहता है, फेजर डायग्राम कैसा बनेगा बे, किसको दिखा दें सबसे पहले, वोल्टेज को दिखा दीजिए सर, ये वोल्टेज दिखा दी। वोल्टेज से करंट आगे है कि पीछे है, आगे है, कितनी आगे है, तो इससे पाई बाई टू आगे है सर। तो वोल्टेज को आगे, करंट को आगे दिखा दीजिए, इससे कितनी आगे दिखानी है, तो ये आई नॉट हो गई। कितना एंगल आ गया दोनों में, पाई बाई
2 का। ये फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया, बना दीजिए। इसको लिख दीजिए रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की रुकावट है, ठीक है। समझने के लिए फिजिकल मीनिंग कहें तो रेजिस्टेंस डेवलप्ड ड्यू टू कैपेसिटर इन सर्किट, वो रेजिस्टेंस जैसी चीज़ है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोल देते हैं, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, एक्ससी। याद रखना करंट क्या करती है, लीड करती है कैपेसिटर में। करंट कैपेसिटर वाले सर्किट में सीसी, कैपेसिटर में करंट सीसी से याद रख लेना, लीड करती है π/2 से। चाहिएगा ये आगे, याद रखना इस बात को कि करंट लीड करती है कैपेसिटर वाले सर्किट में। लिखिए इसमें कि इन कैपेसिटर सर्किट, इन कैपेसिटर करंट विल बी, इन कैपेसिटर करंट विल बी, इन कैपेसिटर करंट विल बी साइनसोइडल, साइनसोइडल with the same frequency. But current will lead from voltage but current will lead from voltage by π/2. And its peak value is, लिख दिया आपने, V0/XC, I0 equals to V0/XC. नेक्स्ट लिखिए इंडक्टर वाला। L है सेल्फ इंडक्टेंस और वोल्टेज वही लगाएंगे V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बताइए क्या करूं, लूप लो लगाएंगे। अरे तीसरा सर्किट आ गया है, दो पहले हो चुके हैं, एक रेजिस्टेंस वाला हो गया, एक कैपेसिटर वाला हो गया, और एक कौन सा हो गया, इंडक्टर वाला। तो ये आ गया। तो हमने कहा कि इसकी वोल्टेज इसकी इक्वल होगी। इसकी वोल्टेज कितनी है, अभी किसी इंस्टेंट में करंट आई है, तो L/di/dt इक्वल्स टू यह आ जाएगा V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट आ जाएगी di इक्वल्स टू क्या, V0/L साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू dt का इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के लिए। तो इंटीग्रेट कर देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, I इक्वल्स टू V0/L साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, और जिसको अक्स माना उसका वापस लगाओगे क्या आएगा, नीचे आएगा क्या ओमेगा, 1/ओमेगा आएगा ना ये, ठीक है। तो हमें तो किस फॉर्म में लिखना है, साइन की फॉर्म में लिखना है, साइनसोइडल फंक्शन है। तो क्या लिखूं, V0/ओमेगा L इंटू इसको क्या लिख दूं, ब्रैकेट को, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस π/2, माइनस को अंदर भेज दिया। अरे चेक करो ये आएगा क्या, चेक करिए यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अरे माइनस को दिक्कत आ रही है क्या इससे,
क्या लिख दोगे, कोस को साइन, क्या लिखूँ, साइन, ये माइनस नहीं लूँ अंदर तो क्या लिखूँगा, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा का ब्रैकेट है मतलब, है ना। तो फिर माइनस को अंदर ले तो ओमेगा टी प्लस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा ही तो कोस थीटा होता है। ये क्या आ गया, V0/ओमेगा L, I0 ये निश्चित रूप से पीक वैल्यू है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस π/2। समझ गए बात को। कैसी आ रही है करंट, फिर से साइनसोइडल आ रही है, लीड कर रही है कि लेग कर रही है, लेग कर रही है, पीछे चल रही है, ये वाली पीछे चल रही है, उस पर लीड कर रही थी, ठीक है, ये है। अब साइनसोइडल में भी इनको लेग और लीड को ऐसे दिखाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं अभी दिखाने का हमें। ये जैसे आपने वोल्टेज दिखा दी तो करंट पीछे चल रही है आगे, पीछे, तो पीछे π/2, तो पीछे का मतलब नीचे से स्टार्ट करो ऐसे, ये हो गई पीछे, अरे हो गई पीछे, देखो ये 0 पे पहुंच गई, ये नहीं पहुंची, ये π/2 बाद पहुंचेगी, ये पीक पे पहुंच गया, तब ये पीक पे, तब ये पीक पे पहुंचेगी, यहाँ कहीं पीक पे पहुंचेगी, इधर है ना, इधर से गिरेगा, ये 0 पे, सॉरी ये 0 पे पहुंचेगी, तब ये करंट पीक पे पहुंचेगी, फिर करंट बाद में 0 पे आ रही है, पहले ही 0 आ गया π/2, है ना, समझ गए ये। और लीड कर रहा होता है तो ग्राफ कैसा आता है उसका, उसमें कैसा आता है, ये क्या थी, वोल्टेज बना दिया आपने, और आपने कहा करंट लीड कर रही है, तो मतलब करंट तो पहुंच चुकी है पीक पे पहले ही, तो करंट लीड का ऊपर से शुरू कर दोगे, लेग का नीचे से शुरू करना ग्राफ, लीड का कहाँ से करना है, ऊपर से, ठीक है। ये तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने। खैर हम अभी इस चीज़ में नहीं जा रहे हैं। तो I0 इक्वल टू क्या लिखा आपने, V0/ओमेगा L, तो ये ओमेगा L कोई चीज़ है जो क्या है, रेजिस्टेंस ऐसा है जो कि इसकी वजह से आ रहा है, कोइल की वजह से, इंडक्टर कोइल की वजह से। इसको क्या लिखते हैं, XL, इसको क्या लिखते हैं, XL। XL क्या है बे, ओमेगा L या 2πfL। XL को क्या कहते हैं, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कोइल, या इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ग्राफ कैसा आ जाएगा एक्सेल और एफ में, एक्सेल और एफ में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए इसको फटाफट। कर लिया भाई। फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, अरे फेजर डायग्राम कितना π/2 से पीछे है ना, तो कैसा बनेगा,
सबसे पहले क्या बना दिया हमने, वी नॉट, करंट का आगे कि पीछे, पीछे कितनी, ये लो जी, ये बन गया सर, ठीक है, π/2 पीछे बन गई करंट, π/2। कर लोगे? नेक्स्ट आता है जनरल RLC सर्किट, जनरल RLC सर्किट जिसमें क्या क्या लगे हों, R भी हो, इंडक्टर भी हो और C भी हो, सब लगे हैं, तीनों लगे हैं। ये AC सोर्स है, AC सोर्स की वोल्टेज कितनी आएगी, V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये R है, ये L है और ये C है। अब मैं किसी इंस्टेंट पे इस सर्किट के अंदर करंट I मानूं तो लूप लो क्या लिख सकता हूं बताइए, किसी इंस्टेंट पे सर्किट में करंट I है तो यहाँ का ड्रॉप बोलो, IR प्लस LdI/dt प्लस का ड्रॉप आएगा, ध्यान है ना तुम्हें, सर्किट सोल्व करके आए हो अभी पीछे, यहाँ का एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आ रही है V0 प्लस थीटा, बन जाएगा कि नहीं है। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व करना इजी काम नहीं है, दिख रहा होगा आपको क्वाड्रेटिक से, ठीक है, कैसी मतलब क्वाड्रेटिक से क्या वो मतलब इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करना, आई की वैल्यू तो रख देंगे हम d²q/dt², सॉल्व करना मुश्किल काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, मुश्किल है, टफ है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, NCERT में भी दिया हुआ है, पहले की में तो था, अभी की में मेरे को ध्यान नहीं है, ये मुश्किल है, बिना मतलब कि मैथ्स वैथ्स 2 पेज भर जाएंगे, क्या मतलब, तो क्या करते हैं हम फेजर पे आते हैं, फेजर से सॉल्व करेंगे, भाई फेजर पढ़ा है ना अभी हमने, कैसे फंक्शन बनेंगे, बनाते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन में, है ना, हमने माना कि भाई, अच्छा ये बताओ आपको ये तो पता है कि केवल R जुड़ा होता तो फेज डिफरेंस कितने का होता, करंट और वोल्टेज में 0 का, केवल L जुड़ा होता तो कितने का होता है, L वाले में π/2 से करंट क्या होती पीछे, और C वाले में CC कैपेसिटर वाले में करंट क्या करती है, लीड करती है, ये चीज़ें हमें ध्यान है। तो हमने कहा कि करंट किसी इंस्टेंट पे जो है वो ले लिया हमने, लिखो लेट करंट एट एनी इंस्टेंट एज, लेट करंट एट एनी इंस्टेंट एज I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस अल्फा है, हमें नहीं मालूम क्या है अल्फा की वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। प्योर रेजिस्टेंस वाले में क्या होती है अल्फा की वैल्यू, 0 लेते हैं ना हम जैसे, तो हमें नहीं मालूम अल्फा की वैल्यू इन तीनों मिल मिला करके क्या बनने वाली है, लेकिन कुछ तो बनेगी, वही निकालेंगे हम। तो हमने कहा कि आई की वैल्यू ये है, तो वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आई हमने मान ली पहले, तो रेजिस्टेंस पूछा तुम्हारी वोल्टेज कितनी है भैया तुम बताओ, अरे वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस की वैल्यू बोलो, VR = V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस अल्फा ही होगी, अरे सेम फेज होगी ना, रेजिस्टेंस वाले फेज क्या होगी सेम, करंट I0 हो तो यहाँ कुछ V0 होगी, V0/I0R होता है हमें पता है। हमने कहा कि भैया इंडक्टर तुम बताओ तुम्हारे अंदर वोल्टेज कितनी होगी, तो इंडक्टर ने कहा VL = V0 कितना साइन ओमेगा टी, अरे पीक वैल्यू तो सब में एक ही होने वाली है, एक ही सर्किट है सीरीज में जुड़े हैं, इसमें ज़्यादा होगी तो वो भी हाईएस्ट करंट एक साथ होगी सब में, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस अल्फा, अल्फा समझ रहे हो ना क्या है, जो ओवरऑल जो वोल्टेज आएगी उसके साथ एंगल है करंट का, ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जो भी है, इनिशियल फेज। तो क्या लिखूं इंडक्टर वाले में
वोल्टेज आगे होती है कि पीछे होती है करंट से? करंट क्या होती है? पीछे। तो वोल्टेज क्या हो गई? राम श्याम का फर्क डाल दिया ना तुमने। वोल्टेज क्या होगी? आगे। तो प्लस, सही है क्या? प्लस π/2। अरे तो ये प्लस π/2 तो करंट क्या होगी? पीछे होगी ना। वोल्टेज ऑन कैपेसिटर बोलो क्या होगी? प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस π/2 हो ही जाएगी अब। अरे समझ गए क्यों हो गई? क्योंकि कैपेसिटर वाले में करंट लीड करती है, तो ये पीछे रहेगी π/2 से, वो π/2 से लीड करने वाली। लिख दो इनको सबको, लिख दीजिए। और इनकी V0 की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, लिखो। तो क्या क्या लिखी थी हमने, ये भी लिखते चलो साथ साथ, ये भी लिख दो। इसकी क्या लिखोगे? I0R। इसकी क्या लिखोगे? I0 इंटू XL। V0 की वैल्यू, इसकी क्या लिखोगे? I0 इंटू XC। अरे IR ही तो होता है सबका, तो ये लिखते चलो साथ साथ, लिख दो इसी फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे भाई? इसमें लूप लो लगा दें। अब इसमें लूप लो लगा दूं मैं, तो क्या लिखूंगी? यहाँ की वोल्टेज, यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज बराबर होगी ये वोल्टेज के। तो V इक्वस टू VR प्लस VL प्लस VC। अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? यही तो होगी लूप लो से। यहाँ की वोल्टेज तो यहाँ ड्रॉप 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 हो रही है, तो इसको क्या लिख दूँ आगे? VR कितना? I0R साइन प्लस थीटा प्लस अल्फा प्लस I0 इंटू XL इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस अल्फा, प्लस था क्या? प्लस I0 इंटू XC इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस π/2। अरे बोलो आएगा कि नहीं? और ये सारा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? V0 प्लस थीटा के बराबर। ये सारा इक्वल होगा V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे इसको वैसे सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कर लेते हैं, क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई नया आ जाए तो। बाकी इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधा रिजल्ट ही लिख लेते हैं हम, लेकिन देख लेते हैं एक बार सोल्व करके। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या है? लेफ्ट साइड में इन सब का सम है और उधर इनका रिजल्टेंट आ रहा है राइट साइड में। अरे इन सब का रिजल्टेंट ही तो है राइट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड वालों को जोड़ना कैसे? अभी सीखा हमने फेजर से। तो फेजर से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताइए? बनाइए फेजर डायग्राम। इसका बनाइए सबसे पहले, रेजिस्टेंस वाले का। ये आपने थीटा की लाइन खींच दी पहले, ये थीटा है, तो करंट कितने पे है? थीटा प्लस अल्फा पे। तो थीटा प्लस अल्फा पे करंट है। आपने कहा ये रही कितनी? अरे I0R, उसकी वैल्यू हो गई I0R पीक वैल्यू। ऐसे ही दूसरे में बताइए, इसमें जोड़ेंगे हम किसको? इसको। तो इसकी भी थीटा की लाइन पहले खींच दी मैंने, ये थीटा
तो थीटा प्लस एल्फा, अरे थीटा में क्या कर दिया प्लस एल्फा, ये हो गया थीटा प्लस एल्फा, माइनस पाई बाई सॉरी प्लस पाई बाई 2, तो प्लस पाई बाई 2 कहाँ गया, इससे भी आगे, इसके परपेंडिकुलर, अरे ठीक लिखा क्या, आई नॉट इंटू, ओहो आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगा हमारे पास में। कल की क्लास में ऐड करते हैं, है ना, नेक्स्ट कल की क्लास में ऐड करेंगे। लाइट चली गई है, तो आज इतना ही लेते हैं। थैंक यू।